हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम लेके आए हैं गणितीय परीक्षण के वो 20 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं और बदले हुए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो आप भी अपने हाथ में कापी और कलम ले लीजिए, क्योंकि जब तक आपको नया सिलेबस नहीं पता होगा और अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल परीक्षा में सफल नहीं होंगे। इसलिए आप यहाँ पर कापी कलम लीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप भी कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 का मान क्या होगा। यानी आपको 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 को 3 बार, 2 को 4 बार, 2 को 5 बार। अगर आप इस गुणा को करेंगे तो आप पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो आएगा 2 दूनी 4। 3 बार करेंगे तो 4 दूनी 8, है ना, 8 हो गया। फिर आप 4 बार करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप 5 बार करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर 60 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ से डी वाला मिलता हुआ नजर आएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है पैटर्न। यानी पैटर्न आपको दिया गया है 2 की घात ये 2 की अगर 4, 9, 16 का अगले 3 पद क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें विश्लेषण करना होगा। ये 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये 4 की पावर 2। इसका मतलब अब होगा 5 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 7 की पावर 2। और इनकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 25, 25, 6 36, 7 सत्ती 49, यानी संख्याओं का वर्ग लिखा गया। तो देखिए ऑप्शन सी, आपको अगले 3 पद बिल्कुल यानी वर्ग लिखने होंगे, 5 का, 6 का, 7 का। अगला प्रश्न है रमेश के पास 5,643 पैसे, बताओ इसका रुपये मूल्य क्या होगा। अब आप सभी लोग जानते हो बच्चों, 100 पैसे मिलकर के क्या बनाता है 1 रुपया। तो 1 पैसा बराबर क्या होगा 1/100 पैसे। और आपके पास कितने हैं 5643 पैसे। तो ये हो जाएगा 5643/100। 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 56.43। तो 56.43। अब आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। तो आपका ऑप्शन यहाँ से बी वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपको अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, जहाँ पर 12,276 को 1.56 से भाग दिया जा रहा है, जहाँ पर 7,920 आ रहा है। और अगर आपको 1227.6 को 7,920 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो ये आपका लिखा है 12,276। इसको अगर भाग करोगे 1.55 से तो आता है 7,920। और अगर मैं इसी प्रश्न को 2122 से डिवाइड अगर आप करते हो 7,920, अब ये तो तय है कि 155 आएगा, क्योंकि इसका उल्टा है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल नहीं था, यहाँ डेसिमल है, तो इसका मतलब यहाँ 1.11 से किया था, 10 गुना मान और कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.155, जो कि आपको ऑप्शन सी वाले में बच्चों दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, त्रिभुज के तीनों कोण 90, 50 और 40 अंश हों तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। और किसी भी त्रिभुज में आप समझ लीजिए, अगर कोण बेटा एक 90 डिग्री का होता है तो वो सदैव और सदैव समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बेटा समकोण त्रिभुज। दूसरी चीज, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो जाए तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा, अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर अधिक कोण हो जाता है तो ये अधिक कोण कहलाता है। कैसे याद रखेंगे, अगर तीनों आपके न्यून कोण है तो ये न्यून कोण कहलाएगा।
एक समकोण है तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, और एक अगर अधिक कोण है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा बेटा। अगला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी एक में स्क्वायर है, एक में क्यूब है। तो आप सदैव समझ जाइए, कोई भी संख्या लेंगे एक को छोड़ करके, अगर वो नेचुरल नंबर है तो आप उसका जब क्यूब करेंगे वो सदैव स्क्वायर से ज़्यादा होगा। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला यानी बी वाला सही होगा। इसका उदाहरण अगर मैं n = 2 ले लेता हूँ तो देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, देखिए सदैव बड़ा है। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू बेटा 3 ले लेता हूँ तो हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 3 3 9 3 27 और 3 3 9, देखिए सदैव बड़ा है। इसका मतलब ऑप्शन सदैव बी वाला आपका बड़ा रहेगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिवम ने एक कमीज 860 रुपये में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, तो कमीज का मूल्य क्या होगा। अब बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, चूंकि अगर मैं लाभ की बात करूं कितना लाभ हुआ, तो लाभ यानी क्रय मूल्य कितना है उसका इस पर हम 15% पहले निकाल दें तो ये पता चल जाएगा कि 860 रुपये में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य तो बाद में निकलेगा, पहले हम उसका लाभ निकाल लेते हैं। देखिए 1 0 1 0 काट देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, 2 3 6, 43 इंटू आपका 3 आएगा। जब आप इसकी गुणा करोगे तो आ जाएगा बच्चों, ये देखिए 3 3 9 और 4 3 12, 129 रुपये आपको लाभ हुआ है। और अगर हम इसमें आपका क्रय मूल्य जोड़ देते हैं 860 रुपये तो हो जाता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ या जो भी हो, तो आपका 860 में 129 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 989, यानी यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी को बच्चों चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास 48 है। एक व्यक्ति ने 12 किलोमीटर दूरी के स्थान तक जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। पहले 2 किलोमीटर का किराया, अगर 2 किलोमीटर जाते तो 25 रुपये, और प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब उसके आगे का किराया किलोमीटर का किराया, ये 1 किलोमीटर है उत्तरोत्तर मतलब यहाँ पर एक आप समझ सकते हो, अगला अगला अगला, तो 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपये है तो कितने रुपए देना होगा। अब आपके पास देखिए आपको जाना है 12 किलोमीटर बेटा, तो 12 किलोमीटर को आप पहले 2 किलोमीटर का किराया रख लीजिए और प्लस बचा 10 और उसका ये 10 किलोमीटर किराया अलग। अब देखिए 25, आप 2 किलोमीटर का यहाँ 25 रुपये ले रहा है और अगले 1 किलोमीटर का 10 रुपये ले रहा है, तो 10 किलोमीटर आप जा रहे हो तो 25 रुपये पहले का और 10 किलोमीटर का यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपये है तो 10 100, कुल मिला के आपको 125 रुपये पे करने रहेंगे, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दंड आरेख एक विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। सभी विषयों में उसे कुल कितने अंक मिले। ये तो आसान सा है, इसे आप क्या करेंगे, जो ग्राफ होता है बच्चों, ग्राफ को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ा जाता है, तो आप यहाँ से ग्राफ को पढ़ लीजिए। पढ़ने पर आपको पता चल रहा होगा, अंग्रेजी में इसको मिले हैं केवल 20, अगले में 20 के आगे अब आप देखो कि कितने कितने इसको अंक मिले। इसमें देखिए इसको 30 मिले हिंदी में, आगे देखिए 50 इसको मिले हुए हैं, अगले वाला विषय में ये 50 गणित है, फिर आपको 40 अंक मिले हुए, फिर आपको 30 अंक मिले हुए हैं। तो सबको इनको जोड़ देना है, तो 30 20 50 100 और ये 70, तो 170, यानी इसे सभी विषयों में मिला के 170 अंक मिले। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप अगले वाले प्रश्न को देखें, थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, लेकिन मैं समझाए दे रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न करना कैसे है। तो सबसे पहले का को साफ किया जाता है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला इसे हल करो, फिर का वाले को इसे हल करना, फिर इससे इसको सिंपल में बदल लेना, 4 1 कम 4 या 3 1 कम 3 2 5, फिर इसके साथ भाग कर लेना और उसके बाद इसको
हल करते रहेंगे, हल करते करते ये 1/6 आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न अगर मैं 51 देखूं कि पूछ रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपको कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर ये 10 है, ऊंचाई 8 है, तो किसी भी त्रिभुज का जो बच्चों क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये सूत्र आपको याद ही रखना है। 1/2 आधार हो गया 10, ऊंचाई हो गई 8, केवल सूत्र आना चाहिए। 2 एकम 2 चौके 8, 10 चौक 40। अब ये क्या सेंटीमीटर, तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, या आप यहाँ पर लिख सकते थे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा है। अगला अगर मैं प्रश्न देखूं तो रेखा चित्र पर आधारित है कि निम्न रेखा चित्र पर एक सप्ताह में 5 दिनों में बिके सेबों की कुल टोकरियों को दर्शाया गया है। तो आप यहाँ से देख लो बच्चों, यहाँ पर ये 3 टोकरियाँ हैं, ये आपकी कितनी हो गई, 5 हो गई, ये 4 हो गई, और ये बच्चों 2 हो गई, और ये 7 हो गई। यहाँ से आप देखोगे कुल मिला के 7 2 9, 9 13, 5 18 और 3 21, यानी 21 टोकरी आपने बेचे, और एक टोकरी 10 को प्रदर्शित करता है, तो 10 से गुणा कर लोगे 210, यानी 210 आपने सेब बेच डाले हैं। तो अब हम आगे देखते हैं आखिर प्रश्न क्या था, लेकिन 210 आपको याद रखना है। अब है यदि अमित के पास 240 टोकरियां अभी बची हो तो उसके पास शुरुआत में कितनी थी। तो आपने देखा था 210 तो उसने बेच दी और 140 इसके पास हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 350 टोकरियां उसके पास थी बच्चों। अगला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योग। तो आप 4 अंकों की, पहले 5 अंकों की हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और उसको हम लोग जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे तो आपके सामने ये देखिए समझ में आ जाएगा 1,09,998। तो ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ दिख जाएगा, और वही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आंसर आपको बी वाला जो है समझ में आ रहा होगा, यहाँ से ऑप्शन बी टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है बर्तनों ए और बी में क्रमशः 145 लीटर और 116 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े मापक यानी बर्तन का आयतन क्या होगा जो दोनों बर्तनों में पूरी माप सके। पूरा मापने के लिए होता है उसका महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त के लिए आप 145 और 116 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करेंगे। नहीं, छोटी से संख्या से बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो ये बच्चों एक बार भाग आपकी चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बचेगा यहाँ से 29, फिर आपका क्या बचा 116, है ना। इसको भाग करेंगे, देखिए 4 बार पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब 29 जो है लीटर का एक बड़े से बड़ा पैमाना होगा, जिससे 145 और 116 लीटर दूध को पूरा मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप बात करेंगे एक कोई वर्ग की, तो मान लो ये आपका वर्ग हो गया, इसका ये बच्चों विकर्ण आपको दिया गया है। तो वर्ग के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो आपका होता है विकर्ण इक्वल टू भुजा √2। तो ये हो गया 6 बराबर भुजा √2। तो जब भुजा आप निकालोगे तो ये आ जाएगा √6/√2। अब आपको निकालना था वर्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया भुजा इंटू भुजा। तो ये हो जाएगा 6√2, 6√2 गुणा करोगे तो 6 रंग हो जाएगा 36, और 2 दूनी 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, काट दोगे तो बच्चों आ जाएगा 18। तो आएगा 18 वर्ग मीटर। अगला हमारा है अगला प्रश्न गुणन 243 गुणा 3 गुणा 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 2 इंटू आपका 0 इंटू 4 को सरल करो। तो जब भी किसी भी संख्या से 0 से गुणा की जाती है तो उसका
टोटल गुणनफल 0 ही आता है। अगला आपका प्रश्न है बच्चों, कौन सी संख्या वर्ग, यानी आपका ये वर्ग है बच्चों, वर्ग हो गया, वृत्त ये आपका वृत्त हो गया, और त्रिभुज तीनों में है। तो यहाँ से देखोगे 7 जो है ये बच्चों आपकी वर्ग में भी है, वृत्त के अंदर भी है, और ये त्रिभुज में भी है। इसका मतलब यहाँ से आपका 7 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि तीनों में उपस्थित है। अगला है 135% किसके बराबर है? तो आप 100 पहले 35% लिखेंगे, फिर आप 135% का मतलब होता है बटे 100। अगर ऐसे लिखा होता तो इसका उत्तर आप 2 के बाद डेसिमल लगाते 1.35। संयोग से यहाँ पर नहीं है तो आप इसे सरल कर लेंगे, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सते 35, यानी 27/20, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, ए ने 120 आम 4 रुपये प्रति की दर से खरीदे, जिसमें 20 आम सड़ गए। तो हमारे पास 12 यानी 120 आम 4 रुपये के हिसाब से, तो 12 चौक 48, यानी 480 रुपये खरीदे, 20 अगर सड़ गए तो हमारे पास बचे 100, और शेष आमों को उसने 48 रुपये के 10 की दर से बेच दिया, यानी जो 100 बचे वो 48 रुपये के 10, तो 10 दहम 100। तो इसका मतलब ये तुम्हारा जो है, यानी 10 आम आपके हो गए 48 रुपये के, तो एक आम हो गया बटे 10, इसलिए 100 आम कितने के होंगे बच्चों? 0 0 काट दो, 480, यानी 480 खरीदा था, 480 के ही बेच दिया, तो उन्हें ना कोई लाभ होगा और ना कोई बच्चों हानि होगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा अंतिम प्रश्न है, संजना पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है और 5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर 5 किलोमीटर बाएं और जाकर रुक जाती है। संजना का मुख किस ओर है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए बच्चों, जब हम किसी कागज पे, तो ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है बच्चों, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। तो सबसे पहले संजना देखिए बाईं ओर मुंह करके खड़ी थी और 5 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुकी है, ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ती है, तो इसका दाएं बच्चों क्या होगा? ये देखिए आपका दाएं हो गया, और 3 किलोमीटर चलती है, फिर 5 किलोमीटर बाएं, बाएं का मतलब 5 किलोमीटर ये मुड़ गई। तो संजना का मुख किस ओर? तो ये पुनः पूर्व की ओर होगा, यानी यहाँ से ऑप्शन बच्चों ए वाला बिल्कुल सही होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर देना। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।